मैंने चूड़ियाँ उतारकर माधव को दी और माधव ने अखबार में लिपेटकर वहीं संभाल कर रख ली। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। और तुम्हारी? नहीं, मेरी अभी नहीं हुई। बताया तो था। अच्छा, एक बात पूछूं? तुम मुझे रोज रोज रोशनदान से चोरी से क्यों देखते हो? क्या इस बात का जवाब देना पड़ेगा? नहीं, वैसे तो मैं समझ गया हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो मैंने माधव से कहा, माधव, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों तुम्हें देखता हूं चोरी चोरी। जैसे ही तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें तुम्हें देखने के लिए भागता हूँ और फिर चोरी चोरी तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा अपने बालों पर हाथ फेरना मुझे बड़ा ही भाता है। और जब तुम्हें लड़कियां घेर कर बैठ जाती हैं और हंस हंस कर तुम्हारे साथ मस्करी करती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा तो मन करता है कि एक एक की चुटिया पकड़कर नदी में फेंकाऊं। लेकिन तुम भी तो हंस हंस कर उन सबसे बातें करते हो। खैर, तुम्हारी मुस्कुराहट पर कौन ना मर मिटे। इसमें उन बेचारी लड़कियों का भी क्या दोष। अच्छा माधव, मुझे अब चलना चाहिए। अंधेरा हो रहा है और मैं घर पर किसी को बताकर भी नहीं आया। पर अभी तो कुछ ही देर हुई है, रुक जाओ ना अभी। मैं तो 2 घंटे से खड़ा हूं, तुम ही इतनी लेट आए हो। मैं क्या करूं अब? माँ और भाभी मेरी राह देख रही होंगी। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं गांव तक। तुम्हें देर नहीं होगी? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर फिर चला जाऊंगा वापस। अच्छा ठीक है, चलो फिर। अंधेरा हो चुका था। चांद भी अपने पूरे यौवन पर था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी। माधव और मैं एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। माधव धीरे से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी चलते चलते हाथ को ज्यादा ना हिलाते हुए उसे हाथ पकड़ने का मौका दिया। उसने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज यहीं मर जाऊंगा। क्या हुआ सूरज? तुम्हारे हाथों पर पसीना क्यों आ रहा है? नहीं तो, कहाँ आ रहा है? अच्छा, हाथों पर पसीना और गालों पर पसीना, और तुम्हें पता नहीं? ये कहकर माधव मेरे और पास आ गया। इतने पास कि उसकी सांसें और मेरी सांसें एक दूसरे को महका रही थी। उसकी सांसों की महक आज भी मुझे याद है। वो ठीक मेरे होठों के पास आकर रुक गया। सभी तरफ खामोशी सी फैल गई थी। इतनी खामोशी कि मैं अपनी धड़कन खुद सुन पा रहा था और उसकी धड़कन भी। रुक जाओ माधव, रुको। क्या हुआ? मुझे जाना है, देर हो रही है। माधव बिना कुछ बोले पीछे हट गया। मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा और माधव मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कुछ ही पलों में मैं अपने गांव पहुंच गया और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या, इतनी जल्दी गांव कैसे आ गया? अभी तो कुछ ही पल गुजरे हैं। इतना लंबा रास्ता इतना छोटा कैसे हो गया? मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने पीछे मुड़कर माधव को देखा। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था। मैं बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। घर पहुंचते ही माँ बोली, अरे सूरज, बेटा कहाँ गया था? कब से तेरी भाभी तुझे ढूंढ रही है। जा, रसोई घर में है वो, उससे मिल ला। ठीक है माँ जी, मिल आता हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी, आप बुला रही थी मुझे? हाँ सूरज, तू कहाँ चला गया था रे? शाम से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि इतनी इतनी देर घर से बाहर ना रहा कर। मुझे चिंता होती है रे तेरी बहुत। अरे भाभी, यही तो गया था बस। आप तो बस यूं ही मेरी चिंता करती हो। नहीं सूरज,
तू मेरा देवर ही नहीं, मेरा बेटा है। तुझ में ही तो मैं अपनी संतान देखती हूँ, और तू है कि मेरी ममता को समझता ही नहीं। ये कहते ही भाभी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरी प्यारी भाभी माँ, रोने क्यों लग गई? अच्छा बाबा, अब नहीं जाया करूँगा, और जब जाऊँगा तो तुम्हें बता कर जाऊँगा। ये कहते कहते मैंने भाभी को गले लगा लिया और भाभी खुश हो गई। अच्छा चल, मुंह हाथ धो आ, मैं तेरे लिए खाना परोस दूँ। खाना वाना खाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन रात कहाँ गुजरने वाली थी आज। यह बिस्तर मुझे कांटों की छैया लग रहा था। ऐसा लग रहा था आज मैं सो नहीं पाऊंगा। मुझे माधव की चुअन अभी तक महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की महक अभी भी मेरी सांसों में खुशबू भर रही थी। काश मैं उसे अपने इस दिल का हाल बता पाता। काश मैं उसे अपनी बाहों में भर पाता। काश उसकी बाहें मुझे कस कर जकड़ लेती। ना जाने कितने ख्याल एक साथ दिमाग में उमड़ रहे थे। एक ऐसी खुशी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कैसे बताऊं? आप समझ रहे हो ना? अगले दिन मैं माधव का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं भागा भागा छत पर गया और दूर से आते हुए उसे देखने लगा। जैसे ही वो हमारी गली में आया, वो चुपचाप मेरे घर के सामने से निकल गया। मेरी तरफ देखे बिना बिना कुछ कहे वो चला गया। ये क्या, इसे क्या हुआ? मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने आओ देखा ना ताओ उसके पीछे भागा। वो बड़ी जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। गांव में मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही गांव से बाहर निकला, मैंने पीछे से जाकर उसकी साइकिल पकड़ी। माधव, रुको माधव, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों भाग रहे हो? छोड़ो मुझे सूरज, जाने दो। अरे आखिर हुआ क्या है? रात तक तो सब सही था। कहाँ ठीक था सूरज? तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था और तुम बिना मिले ही चले गए। मैं कितनी देर खड़ा वहां तुम्हारा इंतजार करता रहा कि शायद तुम वापस आओगे मिलने, लेकिन तुम आए ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही डर लग रहा था तो क्यों बुलाया था तुमने मुझे वहां पर? माधव की ये बात सुनकर मुझे उसके गुस्से होने का कारण सही लगा, लेकिन मैं माधव को अपने दिल का हाल कैसे बताऊं? फिर भी कोशिश की कि उसे समझा सकूं। माधव, तुम जो कह रहे हो सही है। मुझे कल क्या हुआ था मुझे खुद ही इस बात का पता नहीं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे छूने से जो मेरे दिल में उथल पुथल मची, मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं जो मेरे दिल में तूफान बनकर तुम्हारी सांसें कोहराम मचा रही थी। तुम जब मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यह खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊं, इसलिए तुमसे दूर हो गया। मैं नहीं जानता मुझे कल क्या हुआ था। मैं अपने बस में ही नहीं था। मुझे माफ कर दो माधव, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो। मैं तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकता माधव, मुझे माफ कर दो। ए सूरज, सूरज ऊपर देख। अरे मेरी तरफ देख। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी गहरी बातें, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता रे। इतना प्यार। अरे मैं तो बेवकूफ हूं जो इन चीजों को समझ नहीं पाया। चूड़ी वाला हूं ना, सिर्फ चूड़ियों की बातें ही समझ आती हैं मुझे, इसीलिए तो। और देख क्या कर बैठा। माधव ने मेरे आंसू पोंछे। अच्छा चल, कुएं के पास चलते हैं, वहां आराम से बैठकर बातें करेंगे। उसने मेरा हाथ थामा और अपनी साइकिल पर बिठा लिया और चले गए कुएं के पास। यह कुआं और पीपल का पेड़, ये दोनों ही गवाह थे हमारे प्यार के। हम बस रोज शाम को यहां मिलते और सूरज ढलने तक वहां बैठे रहते। कभी मैं उसके लिए कुछ खाने को लाता तो कभी वो मेरे लिए लाता। हंसते खेलते समय गुजरने लगा। दिनों से हफ्ते, हफ्तों से महीने।
मगर कभी भी हमारे बीच कोई गलत ख्याल आया ही नहीं, और ना ही कभी माधव ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा छुआ, और ना ही कभी हवस का हम दोनों शिकार हुए। प्यार से ही एक दूसरे की बाहों का सहारा मिल जाता, नजरें एक दूसरे को जी भर के देख लेती, इससे ज्यादा सुख और क्या हो सकता था। एक बार की बात है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा माधव यूं ही गाना गुनगुना रहा था। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा। मैंने पीछे से आकर उसे गले लगाया और उसका गाना सुनने लगा। अच्छा, तो किसके लिए गा रहे हो ये गाना? तुम्हारे लिए सूरज, और किसके लिए? तुम्हारे लिए जो पीले रंग की चूड़ियां बनाई थी ना, अभी तक संभाल कर रखी हैं मैंने। अच्छा, मगर मैं नहीं चूड़ियां पहनता, मुझे तो सोने का कड़ा बना कर दो, तब कोई बात बने। हाँ हाँ, सोने का कड़ा भी बना दूंगा, मगर उन चूड़ियों का क्या करूं जो तुम्हारे लिए बनाई थी, तुम्हारा नाम लिखकर। और तुमने कहा था कि अभी समय नहीं आया पहनने का, जब समय आएगा तो पहन लूंगा। तो बताओ कब समय आएगा वो? उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में डूब गया। मगर उसने इतने प्यार से मेरे लिए चूड़ियां बनाई थी, तो क्यों ना पहनूं? जरूर पहनूंगा मैं। कुछ सोचकर मैंने उससे कहा, अच्छा सुनो, कहाँ है वो चूड़ियां? माधव ने कहा, घर पर रखी हैं संभाल कर। तो एक काम करो, अभी जाओ घर और आज रात को यहीं मिलना 10 बजे। माधव मेरी तरफ एक टकी बांधे देखने लगा और मैंने पलके झपका कर हामी भर दी। माधव बोला, आज रात क्या सच में? आज रात मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है, तुम्हारी बाहों में। माधव बड़ी खुशी से उठा और झूमते हुए साइकिल पर बैठ गया। कहने लगा, ठीक है तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ, मैं आज रात को मिलूंगा यहीं पर। और झूमते झूमते वो साइकिल चलाता हुआ चला गया। मैं भी मुस्कुराते हुए घर की तरफ आ रहा था कि भाभी रास्ते में मिल गई। अरे सूरज, यहाँ कहाँ से आ रहा है? बस भाभी, जरा खेतों की तरफ गया था। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है, तू जो रोज रोज शाम को खेतों की तरफ जाता है, मैं सब समझती हूँ। कोई लड़की का चक्कर है ना, तो बता मुझे, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हट, अपनी भाभी माँ से छुपाएगा। अच्छा सुन, तेरे लिए खुशखबरी है। हाँ भाभी बताओ जल्दी। अरे परसों तेरे भैया आ रहे हैं। हैं भाभी, सच्ची? अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। भैया मेरे लिए तोहफे भी लाएंगे, मुझे घुमाने भी ले जाएंगे। अरे वाह भाभी, मजा आ गया। चलो घर चलते हैं और माँ जी को भी यह खुशखबरी सुनाते हैं। भाभी और मैं घर पहुंचे और माँ जी को यह खबर सुनाई। घर पर सभी बहुत खुश थे। माँ और भाभी भैया के आने की तैयारियां करने लगी और मैं रात की तैयारी करने लगा। रात को खाना खाते समय ना जाने मैं कहाँ खो गया और भाभी बोली, अरे सूरज, खाना क्यों नहीं खा रहा रे? कब से देख रही हूं, कहाँ खोया हुआ है? नहीं भाभी, बस यूं ही, खाना खाने का मन नहीं है। हाँ हाँ, वही तो पूछ रही हूं, क्यों मन नहीं है तेरा? बस वैसे ही भाभी। अच्छा भाभी, समय क्या हुआ है? अरे समय यही कोई 10 बज रहे होंगे। क्या 10 बजने वाले हैं? भाभी भाभी, ये खाना उठा लो, मैं ना सोने जा रहा हूं ऊपर। आज ऊपर ही सोऊंगा मैं, और आप लोग भी जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है ना, बाजार जाना है, भैया के लिए सामान लाना है, तो इसलिए माँ भाभी आप जल्दी से सो जाओ। ये कहकर मैं जल्दी से छत पर चला गया। मेरी भाभी मेरी तरफ हैरत से देखने लगी, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। लेकिन मुझे उस समय सिर्फ माधव का ही इंतजार था और कुछ नहीं। मैं जल्दी से छत पर गया और सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उठा तो देखा कि आंगन और कमरे की बत्ती सब बंद थी।
मैं चुपके से सीढ़ियां उतरा और घर के बाहर निकल गया। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मेरा एक नया चैनल आ रहा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। आपसे विनती है कि उस चैनल को जाकर देखें और उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह चैनल हमारे समाज में होने वाली सामाजिक और पारिवारिक छोटी छोटी कहानियों पर आधारित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार आपने मेरे इस चैनल को दिया वैसा प्यार आप उस चैनल को भी देंगे। तो प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस चैनल की वीडियोस को भी देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस कहानी का दूसरा भाग मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।